अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। रिहान भाई ने KPK से मुझे कहानी अपनी भेजी थी और उनकी वालदा की और उनकी वालदा की भी वालदा की एक कहानी थी जो मैंने आपको कहा था, एक बहुत ही खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा आज। वो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी औरत नहीं, औरतों की कहानी जिनके बारे में उनकी दादी कहती थी कि औरत अगर इंसान 7 से 8 मुख्तलिफ इंसानों का दिल निकाल के खा ले तो फिर दिन को भी वो बला होती है और रात को भी बला। लेकिन जिस गांव की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वहां पे उनकी दादी का कहना था, जो दिन को नॉर्मल औरत रहती थी और रात को बला बन जाती थी, उसने अभी तक 7 या 8 लोगों का दिल नहीं खाया था। वो तो यही समझते रहे ये एक है। वो बहुत बाद में पता लगा वो एक नहीं कई हैं। बहुत पहले वक्तों में ऐसी बहुत सारी औरतें होती थीं जो दिन को बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह इंसान होती थी। जैसे ही रात का अंधेरा फैलता था और रात तारीक हो जाती थी, इंसान सोने के लिए अपने बिस्तरों के अंदर चले जाते थे, तो यही औरतें बाहर निकल आती थीं इंसान को वरगलाने के लिए, उसका कलेजा निकालने के लिए, उसका दिल खाने के लिए। मेरा खुद इस तरह की एक औरत से पाला पड़ चुका है, बल्कि मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है। एक ऐसी, इसकी मैं स्टोरी भी आपको सुना चुका हूं। एक ऐसी औरत जो मोहल्ले के अंदर आई थी, जब हम लोग वहां पे पहुंचे थे पूरा मोहल्ला जमा था वहां पे बताने के लिए कि एक दुल्हन का रूप धारे हुए औरत है जिसके पांव उल्टे हैं और इस गली में फिरती है, नौजवानों को अपने पीछे कब्रिस्तान की तरफ लेके जाती है। मैंने वहां पे अकेली इन्वेस्टिगेशन की थी। उस दिन मेरी कोई टीम मेरे साथ नहीं गई थी, मैं अकेला कैमरा लेके गया था। यहां तक कि एंड पे ईंट मारी गई थी मेरे सर पे जो मैं बच गया था, लेकिन उसके बाद एंड में एक चीख सुनाई दी थी और मुझे धक्का पड़ा था और मैं कब्र के ऊपर गिर के बेहोश हो गया था। कैमरा भी नीचे गिर गया था। बैकअप टीम ने मुझे बचाया था। एक पूरी वीडियो है मेरी इन्वेस्टिगेशन की। तो आज रिहान भाई ने जो मुझे कहानी भेजी है उनकी वालदा की और दादी की, मैंने उनसे जो बात की थी उन्होंने कहा था जी पठान फैमिली से उनका ताल्लुक है, मैं अम्मी से मज़ीद कंफर्म कर लूँगा और आपको वीडियोस भेज दूँगा। तो उन्होंने अपनी अम्मी से कंफर्म किया और मुझे स्टोरीज भेजी जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये उन वक्तों की बात है, अब शहर है लेकिन जहाँ पे वो रहते हैं वो पहाड़ी सिलसिला है। पहले लोगों के घरों के सामने रास्ते या पक्की रोड नहीं होती थी। ये कैसे पहाड़ी सिलसिले होते थे जहां पे लोग दूर दूर रहते थे। एक घर से दूसरे घर जाने के लिए भी काफी पैदल चलना पड़ता था क्योंकि पथरीला रास्ता होता था। पत्थरों से होते हुए आप वहां तक पहुंचते थे। बाजुकात घर के सौदा सलफ जिसको कहते हैं, किचन का सामान, ग्रॉसरी जिसको बोलते हैं, किचन का सामान लेने के लिए जब वो कहते हैं जाते थे तो 3-3 4-4 घंटों पे मुहित एक सफ़र होता था पैदल, जो तय करने के बाद वो सामान आता था। इतना दूर दूर होता था। अब तो वक्त ने इतनी तरक्की कर ली है कि उन पहाड़ों पर बने हुए जो घर हैं वहाँ तक भी पुख्ता सड़कें बन गई हैं। आसानी से आप सवारी पे या पैदल जा सकते हैं। लेकिन जिन दिनों की ये कहानी है उन दिनों में इंसान पैदल सफ़र करता था और रास्ता भी नहीं होता था। पथरीले पत्थरों का रास्ता होता था जहां हल्का सा भी पांव स्लिप हुआ तो लड़खड़ाते हुए नीचे जा गिरे। पहला वाकया वो भेजते हैं, सुन रखा था उन इलाकों में जो आगे कहानी के एंड में ये इनके बारे में तफसील से, मैं क्योंकि शुरू में ही ना ख़वातीन के बारे में बता दिया, सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो कहानी के एंड में इनके वाक़यात, इन खातून को कौन थी, क्या था, ये सारा आपको बताऊंगा। सुन रखा था इन गांव के अंदर कुछ ऐसी एक खातून है, उनकी नज़र में तो एक थी लेकिन वहाँ पे कई थी, कि खातून है जो असल में तो एक औरत है लेकिन रात होते ही वो रूप धार लेती है, इंसानों को वरगलाती है और इंसानों को पास बुलाती है। जो भी उसके वरगलावे में आ जाए, उसकी बातों में आ जाए, तो वो उसको ऐसा लेके जाती है कि फिर कभी भी उस इंसान का नामो निशान नहीं मिलता, वो इंसान ही गायब हो जाता है।
अगर कहीं पे उसका हड्डियों का ढांचा, उसका मुर्दा जिस्म या ऐसा जिस्म जिससे दिल निकाला गया हो, कलेजा निकाला गया हो, मुर्दा जिस्म ही मिल जाता तो लोगों को सुकून आ जाता। लेकिन वहां तो ऐसा मुसलसल हो रहा था कि इंसान ही गायब होता और इंसान का पता ना चलता। ऐसी ही एक रात थी। वो कहते हैं मेरी अम्मी उस वक्त छोटी थी, वो और उनके 2 कज़न उस वक्त रात को जाग रहे थे उसी पहाड़ी की चोटी पे बना हुआ वही घर जहां पे वो रहते थे, जिसका कोई भी रास्ता पुख्ता नहीं था, पथरीला सा रास्ता दूर दराज तक था। और घर के बिल्कुल सामने ही दरख्त थे और उन दरख्तों के उस पार मकई की फसल, जिसको गंदम बोलते हैं, गंदम की फसल उगी हुई थी। लोग उस वक्त भी वॉशरूम के लिए उन खेतों के अंदर ही जाते थे। बहुत बड़े बड़े लहलहाते खेत नहीं थे, थोड़ी थोड़ी जगहों को उन्होंने अपने गुजारा करने के लिए फसलों को उगाया हुआ था। पहाड़ों के अंदर इस तरह के गुजर बसर के लिए कुछ ना कुछ उगा होता था, लेकिन वो बिल्कुल घर के सामने नहीं होता था, काफी पैदल चलकर जाना पड़ता था। वहीं पे ही वो कहता है हमारे घर के काफी पैदल चल के आगे जाते थे तो एक खेत था मकई का, गंदम का खेत, जिसके बिल्कुल दरमियान में भोसा जो रखा जाता है तो उसके इर्द गिर्द लकड़ियां लगा के उसको बंद कर दिया गया था कि जानवर ना आए। पत्थरों का टूटा फूटा सा कमरा बना के उसके अंदर रख दिया जाता था और उसके इर्द गिर्द लकड़ी लगा दी जाती थी। हमारे घर से थोड़े ही फासले पे यहां पे ये खेत थे, उसके शुरू में अखरोट के 1-2 दरख्त भी थे। रात बातें करते करते इतनी गहरी हो गई कि पता ही ना लगा कि एक कजन बोला मुझे वॉशरूम करना है, तो दूसरा कजन बोला हाँ यार मुझे भी काफी देर से वॉशरूम आया हुआ था, लेकिन मैं डर की वजह से कह नहीं रहा था कि रात को कैसे अकेला जाऊंगा। अब तुम्हें भी आ गया है तो चलो फिर दोनों इकट्ठे चलते हैं। अंधेरी रात थी। उन्होंने घर से लालटेन पकड़ा। दिया घर के अंदर जलाया जाता था और बाहर आने जाने के लिए लालटेन का इस्तेमाल किया जाता था, रास्ता देखने के लिए। वो दोनों कजन बातें करते करते उठे, उन्होंने लालटेन उठाया और बाहर उस तरफ जाना शुरू हो गए जहां खेत थे। लालटेन एक ही था, दोनों उसी लालटेन की रोशनी को देखते हुए पत्थरों पे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात की एक खामोशी हर तरफ और सिर्फ एक आवाज थी, पत्थरों पे उन पांव रखने की आवाज, जो आहिस्तगी से वो अपने पांव जमाते हुए चल रहे थे कि कहीं पांव स्लिप ना हो जाए। चलते चलते उस दरख्त के सामने पहुंच गए जिसके बिल्कुल साथ ही वो मकई की फसल थी। मैं उसको गंदम और मकई कहीं मिक्स कर रहा हूं तो उसके लिए माफ कीजिएगा, बहरहाल गंदम ही कह देते हैं या मकई, मुझे खुद भी थोड़ी सी ये इतना नहीं जमीनों का पता, बहरहाल गंदम में कह देता हूं। वो कहते हैं वो दोनों लालटेन हाथ में पकड़े उस लालटेन की रोशनी से देखते हुए, रास्ते को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि उनकी निगाह उसी दरख्त पे पड़ी जो अखरोट का दरख्त था। तो कहते हैं उन दोनों ने देखा बिल्कुल अखरोट के दरख्त के नीचे एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका कद तकरीबन 6 फुट से भी ऊंचा था, कोई 7-7.5 फुट जितना ऊंचा उसका कद। और उसने हाथों में कोई चूड़ियां पहनी थी, पांव में कोई पाजेब पहनी थी जो नजर नहीं आई, लेकिन उसकी बकायदा आवाज सुनाई दी जैसे किसी के हाथ में चूड़ियां हो तो चूड़ियां जैसे खनकती हैं, खनकने से शोर पैदा होता है, ऐसे चूड़ियों का शोर पैदा हुआ। और वो जो खड़ी हुई खातून थी, जैसे ही उस पर निगाह पड़ी तो निगाह पड़ते ही कानों में से एक आवाज जो आई, चन 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 चन, ऐसे जैसे कोई पाजेब पायल पहन के चलता है और पांव से छन छन की आवाज आती है। और उसी लम्हे एक और आवाज कानों ने सुनी, उस गंदम की फसल की आवाज। जब इंतहाई तेज हवा चलती है तो तेज हवा के चलने से जब फसल लहलहाती है वो आवाज सी एक पैदा करती है।
गंदम जब फूल पकी हुई हो, फुल ऊंची हुई हुई हो और तेज़ हवा आए तो बाकायदा वो एक फसल के अंदर एक शोर सा पैदा होता है, लहलहाती फसल शोर पैदा करती है। उसी लम्हे कोई हवा का झोंका तक नहीं आया, लेकिन उस फसल के अंदर से एक शोर सा पैदा हुआ, फसल के लहलहाने का। और दूसरा शोर जो पहले पहले सुना था उस पायल का था, खनखनाती चूड़ियों का था। और 7-7.5 फुट ऊंची औरत जो सामने अखरोट के दरख्त के नीचे खड़ी थी, लालटेन हाथ में पकड़े। बस जैसे ही लालटेन ऊंचा किया और सामने 7-7.5 फुट ऊंची औरत पे निगाह पड़ी, उसकी चूड़ियों की खनखनाहट, पायल की पाजेब का शोर और मकई के लहलहाने की जैसे ही आवाज आई, तो एक इंसान के खौफजदा होने के लिए ये बहुत था, ये बहुत ज्यादा था। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई, जिस्म वजूद कांपना शुरू हो गया। वो दौड़ने के लिए जैसे ही मुड़े हैं दोनों तेजी से, एक कहका था, ऊंचा सा कहका, हा 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 हा, और वो दौड़े हैं। एक कजन भागता हुआ उसी सिमत चल पड़ा जिसी सिमत वो आया था, घर का रास्ता, और दूसरे को समझ ही नहीं आई। वो मकई के फसल के अंदर चला गया और अंदर जाकर वो उस कमरे के अंदर छुप गया जिसके इर्द गिर्द जानवरों को रोकने के लिए लकड़ी का बाड़ लगाई गई थी, और अंदर वो भोसा पड़ा था। वो उसके अंदर जाकर छुप गया और अंदर जाकर जो भी कुरान मजीद पढ़ना आता था पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरा कज़न भागते भागते घर दाखिल हुआ। लैंप कहीं गिर चुका था, कहाँ कैसे पहुंचा कोई होश नहीं। घर पहुंचा तो मेरी अम्मी परेशान हो गई, क्या हुआ? और उसने बताया कि ऐसे एक औरत को देखा है, ऐसे कहका सुनाई दिया है, ऐसे गंदम का शोर सा है, लेकिन हवा तो बिल्कुल नहीं है। तो वो बोली, हवा तो नहीं है, शोर कैसे आ सकता है? उसने कहा, हमारे कानों ने सुना है, जहां उसके कहके को सुना है, पाजेब को सुना है, वहीं गंदम का शोर भी सुना है। तो वो बोली, दूसरा कज़न कहाँ है? उन्होंने नाम फर्जी करने को कहा है, तो मैं इसलिए पहला और दूसरा कज़न कह रहा। उसने कहा, उसका नहीं पता। अब वो दोनों शदीद खौफजदा हो गए और तिलावत करना शुरू कर दी, कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया और फूंकना शुरू कर दिया। उसके लिए दुआएं करनी शुरू कर दी कि अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला उसको महफूज रखे। इतनी हिम्मत नहीं हो सकी घर वालों को जगा सके, वो इतने खौफजदा हो गए थे, वो इतने डर गए थे, वो कांपते रहे और उसकी खैरियत की दुआएं करते रहे, यहां तक कि सुबह हो गई। और जैसे ही सुबह हुई तो वो कज़न खुद ही घर के अंदर दाखिल हो गया। पूछा, कहां थे? तो उसने बताया, मैं फलां जगह पे छुप गया था और मैं पढ़ता रहा। उससे पूछा, क्या तुमने भी देखा था? उसने कहा, हाँ हाँ, वही सेम मंजर जो इसने देखा था, मेरी आंखों ने भी वही सेम देखा था। ये पता नहीं कहां चला गया और मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं भागता हुआ खेत में चला गया और मैं उस कमरे में छुप गया। जब सुबह हो गई, आहिस्ता आहिस्ता सूरज की किरणें भी बाहर निकलना शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा, चलो बाहर चल के देखते हैं कहां पे देखा था। अब तो डरने की जरूरत नहीं है, लोग जाग चुके हैं, अब बाहर चलते हैं। वो बाहर गए और उसी अखरोट के दरख्त के नीचे देखा तो बाकायदा किसी के पांव के निशान थे, जूती के बगैर पांव, लेकिन इतने बड़े बड़े पांव जैसे किसी इंसान के नहीं, किसी जानवर के पांव हों। लेकिन बिल्कुल उंगलियां इंसान की तरह थी, अंगूठा इंसान की तरह था, लेकिन बहुत चौड़े और बहुत लंबे पांव थे, जिससे लगता था वाकई जैसे किसी का कद 7-7.5 फुट हो तो उसके पांव कितने बड़े होंगे। ऐसे ही नंगे पांव उसी जगह पे निशान बने हुए थे जहां पे रात उन्होंने उस औरत को देखा था। ये तो अभी शुरुआत थी उन वाकयों की जो उस गांव के अंदर हो रहे थे। दूसरा कहते हैं, मेरी अम्मी की दादी जो बहुत ही ब्रेव औरत थी, सब उनके बारे में कहते थे कि वो डरती नहीं थी, और उनका लोगों का उनके बारे में राय ये थी, इतनी बहादुर औरत हमने अभी तक कहीं पे नहीं देखी। वो कहती हैं, उनकी दादी बताती हैं कि एक रात ऐसा था कि मैं अपने घर में सोई थी, अपने कमरे के अंदर। रूटीन का एक दिन था, शाम हुई, बच्चों को खाना शाना दिया और मैं अपनी चारपाई पे जब आके लेटी तो एक मेरा बेटा मेरी बगल में आके लेट गया, मेरे बाजू के पास, और एक बेटा मेरी
उल्टी टांग वाली साइड पे, बिल्कुल एंड पे नहीं, मतलब यानी दरमियान में जहां से टांग आपकी शुरू होती है, उसी जगह पे आकर लेट गया। बच्चे थे, मैंने प्यार से हाथ रखा, एक बेटे के ऊपर, एक इधर मेरे बाजू में था, दोनों लेट गए। मैं भी कुछ देर जागती रही, यहां तक कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे नींद आनी शुरू हो गई। बच्चे सो चुके थे। इससे पहले कि मैं बच्चों को उठाती, सही तरीके सुलाती, मेरी भी आंख लग गई। मैं सो गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैं हमेशा कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके सोती थी। मैं गहरी नींद में थी कि मेरी आंख खुली, ऐसे जैसे कुछ मुझे महसूस हुआ है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो थोड़ी देर आपको लगती है होश आने में, नींद से बेदार होने में, आहिस्ता आहिस्ता जागने में। तो ऐसे मुझे भी जागने में हल्की हल्की देर लगी, बट मैं जाग गई। क्यों जागी हूं मैं? कमरे में घुप अंधेरा था, कमरे में जलने वाला दिया बुझा दिया था। मैं क्यों जागी हूं? तभी दिमाग ने कहा, आप इसलिए जागी हो कि आपके वजूद के ऊपर टांग वाली साइड पे किसी का बोझ है। अब कमरे में अंधेरा था, लेकिन घुप अंधेरे में जब आप आंखें खोल के लेटे रहते हैं तो एक माइनर सा आपको नजर आना शुरू हो जाता है, ना होने के बराबर, बट हेओला टाइप महसूस होता है, नजर आना शुरू हो जाता है। तो कहती है मैंने ऐसे आंखों को इधर उधर घुमाया और उस जगह पे जहां पे मुझे किसी के वजूद का एहसास हुआ, मेरी टांग जो सीधी वाली टांग थी उसके ऊपर कोई चढ़ रहा है। मैंने अपनी टांग को ऐसे हल्का सा हिलाया तो मुझे बकायदा एक वजूद महसूस हुआ, नर्म सा वजूद, जैसे किसी औरत का वजूद सा होता है। अब मेरी आंखें घुप अंधेरे में भी हल्का हल्का देखने के काबिल हो गई थी। तभी मैंने अपने उस बच्चे की तरफ हाथ जिसके ऊपर रखा हुआ था महसूस किया, वो बच्चा वहीं पे था। उल्टी टांग की तरफ सोया हुआ बच्चा भी अपनी जगह पे मौजूद था। तो फिर मेरी सीधी टांग पे कौन लेटने की कोशिश कर रही है? एकदम से जैसे मुझे ख्याल आया, मैंने अपनी टांग को एकदम से पीछे किया, उस वजूद को जो मेरी टांग के ऊपर था। जैसे ही मैंने टांग को पीछे किया, वो वजूद वहीं पे रह गया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने अपनी टांग को पीछे किया और जोर से टांग को मारा। इतनी जोर से उस टांग को मारा जैसे किसी की टांग पे कुत्ता या बिल्ली चढ़ा है तो आप टांग मारते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन वजूद ऐसा लगता था जैसे किसी औरत का वजूद हो। मैंने जोर से उसको लात मारी और मेरे कानों ने एक आवाज को सुना। कोई उड़ता हुआ ठा करके सामने वाली दीवार में लगा, और दीवार में लगते ही एक चीख की जो आवाज सुनाई दी, वो दबी दबी घुटी घुटी चीख थी। एक औरत की चीख, एक औरत की चीख थी। कोई औरत का वजूद था जिसको मैंने लात मारी थी और उड़ती हुई दीवार में लगी थी, और उसके मुंह से बिल्कुल हल्की सी चीख निकली थी। जैसे ये एहसास हुआ कि कोई दीवार में लगा है तो मैं एकदम जल्दी से उठी, माचिस उठाई, जल्दी से माचिस को जलाया, दिया जलाया और कमरे में रोशनी हो गई उस दिए की। देखूं कौन है जो दीवार में लगी है और नीचे गिर गई है। तो कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने दिया उठा के पूरे कमरे में घूम के देख लिया, ऊपर नीचे, यहां चारपाई पे, किसी जगह पे कोई भी नहीं था। यहां तक कि अंदर कुंडी भी लगी थी। और मैं परेशान हो गई, तो फिर ये कौन थी? क्योंकि मुझे ये एहसास हो रहा था जिसको मैंने लात मारी है कोई जानवर नहीं था, उसका वजूद ऐसा था जैसे किसी इंसान का वजूद होता है, लेकिन बहुत भारी भरकम नहीं, हल्का वजूद, जैसे कोई कमजोर से जिस्म से हो। और उसकी चीख भी मैंने क्लियर सुनी थी, मेरा वहम नहीं था। लेकिन अब वो कहां थी? कमरे में तो नहीं थी, कमरे का तो दरवाजा भी अंदर से बंद था। तो फिर वो कहां गई थी? वो कहती है फिर मैं रात को सो नहीं सकी। डर जरूर गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि शदीद खौफजदा हो जाती, लेकिन मैं थोड़ी सी डर गई थी। वो कहती हैं कि दादी बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो उनकी मां बहुत सख्त तबीयत की थी। वो ऐसे ऐसे उनसे काम कराती थी, उनकी तरबियत का हिस्सा के लिए सख्ती करती थी कि बच्चे अभी से ही होशियार हो जाएं, समझदार हो जाएं, ताकि दूसरे के घर में ब्याह के जाएं तो इनको काम करना आए, सुस्त ना हो। हर वो चीज़ जो ज़िंदगी में मैंने खुद सीखी है इन बच्चों को भी सिखा दूं। तो उन्होंने उन बच्चों के साथ भी इस तरह का सख्त रवैया रखा हुआ था। ऐसी ही वो कहती है, एक सुबह सुबह हमें उठा देती थी कभी कभी और कहती जाओ
खेतों से एक फल उन्होंने कहा है जिसको वो कहते हैं कद्दू का फूल, उसका साग की तरह वो कहते हैं, हम उनको पकाते हैं। पठान लोग वो उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, वो पठान है, उनकी लैंग्वेज का भी थोड़ा सा इशू था। कहते हैं हम उसको कद्दू शायद उसको बोलते हैं या क्या बोलते हैं, उसका एक फूल सा होता है खेतों के अंदर, तो वो हम फूल से तोड़ के लाते, उसको साग की तरह पकाते और बड़ा मजेदार पकता था। ऐसी सुबह कि अभी सूरज नहीं निकला था, अभी अंधेरा ही था, रोशनी नहीं फूटी थी कि मां ने जगा दिया, उठ जाओ। दो बहनें थीं, उठ गई। मां ने कहा फौरन जाओ, खेतों से वो जो फूल सा है वो तोड़ के लाओ, आज वो पकाना है। उन्होंने टाइम देखा, अभी अंधेरा था, अभी रोशनी भी नहीं हुई थी, थोड़ा सा और इंतजार किया जा सकता था, लेकिन मां थी सख्त तबीयत की थी, जब वो कहती थी तो वो कहती थी बस मैंने कह दिया है, तुमने करना है, आगे सवाल जवाब नहीं। वो दोनों बच्चियां उठ गईं, लेकिन अब इतना रोशनी थी कि घुप अंधेरा नहीं था, सुबह की पूप फूट चुकी थी, जिसको कहते हैं ना कि सुबह की एक रोशनी जो निकल के आती है वो थी, लेकिन घुप अंधेरा तो जो था वो छट चुका था। सुबह की रोशनी थी, सूरज अभी नहीं निकला था। सूरज के निकलने से पहले भी एक सुबह की अपनी रोशनी होती है, जिसमें धूप नहीं होती, एक रोशनी कहलाती है, तो उस वक्त वो रोशनी जरूर थी। वो कहती हम दोनों बहनें उठ गईं और खेतों की तरफ चल पड़ी। हम दोनों चलती चलती उन पहाड़ी रास्तों से उस तरफ गईं जहां पे अब वो खेत शुरू होते थे। वहीं पे हमने देखा कि अभी सूरज नहीं निकला था, अभी सिर्फ एक रोशनी थी, इतनी रोशनी जिसमें मंजर बिल्कुल साफ शफाफ था, सब कुछ नजर आ रहा था कि तभी हमारी आंखों ने देखा कि सामने एक औरत बैठी है। हम दोनों बहनें ठटक सी गईं कि इस वक्त इतनी सुबह सुबह एक औरत यहां पे बैठी क्या कर रही है। वो औरत इस अंदाज में बैठी थी जैसे कोई सोचों में गुम सा होता है, किसी गहरी सोच में गुम होता है। वो कहती हैं हम दूर से ही उस औरत को देख लिया था कि वो टस से मस नहीं हो रही, एक जगह पे बैठी हुई है, यकीनन वो किसी सोच में गुम है या कुछ काम कर रही है। एक गांव की औरत इस तरह बैठी हो, बच्चे डरते नहीं हैं, हम भी इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उसके करीब चले गए। और जब बिल्कुल हम उसके करीब गए तब हमने उसको देखा कि उसने अपना हाथ एक ऐसे जैसे सोचते हुए थोड़ी के नीचे, चिन के नीचे ऐसे आप हाथ रख लेते हैं और सोचते हैं, ऐसे हाथ रख के बैठी वो सोच रही थी। अभी जिस तरह हम खड़े उसकी तरफ जा रहे थे, अभी उसका मुंह परली साइड पे था, हम साइड से थे, और तभी हमने देखा कि वो बाजू जो उसने ऐसे चिन के नीचे थोड़ी के नीचे रखा हुआ है, उस बाजू के ऊपर खून ही खून है। क्या हुआ? एक औरत जख्मी है, कोई गांव की औरत बेचारी क्यों जख्मी है, क्या हुआ है? उसके बाजू पे खून ही खून है, वो बेचारी इस तरह परेशान होकर बैठी है। रात को इसके साथ क्या हादसा पेश आया है, क्या वाकया पेश आया है, ये सोच के वो दोनों बच्चियां बेचारी परेशान सी हो गई कि इसके करीब जाए और उसे पूछें कौन है आप, क्या हुआ है आपको, क्यों आपके बाजू पे खून है। वो कहती हैं दोनों हम मजीद थोड़ा सा उसके जैसे करीब गई, इस अंदाज में घूम के कि उसकी सामने वाली साइड से हम जाके उससे बात कर सकें। पहले जब हम जा रही थी तो एंगल ऐसे था कि वो हमें साइड से नजर आ रही थी, साइड से उसका बाजू और बाजू पे खून नजर आ रहा था, लेकिन हम इस तरह घूम रही थी कि इसके चेहरे की तरफ जाएं। और जैसे हम उसके चेहरे की तरफ गई दोनों बच्चियां, तो हमने देखा हाँ वो सोचों में गुम थी, वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी और नीचे जमीन को देख रही थी, लेकिन उसको कोई होश नहीं था किसी भी चीज का। यकीनन वो किसी गहरी सोच में थी, लेकिन वो जो खून था वो सिर्फ उसके बाजू पे नहीं था, उसके मुंह से भी खून टपक रहा था। और तभी एक झलक जो हमने उसी लम्हे उसके दांतों की देखी, वो जो दांत थे वो इंसान की तरह के दांत नहीं थे, वो इंसानों की जैसे दांत, जैसे ही मतलब वो सोचों में बैठी हुई थी, उसके दांत लेकिन नजर आ रहे थे। मुंह तो उसका बंद था, लेकिन शायद उसके दो दांत इस तरह के थे जो बाहर की तरफ निकले हुए थे, जिनसे खून टपक रहा था।
और वो खून बाजू पे भी था और उसके मुंह से भी नीचे उसके कपड़ों पे भी था, लेकिन उसने हमें नहीं देखा था। खुली आंखें होने के बावजूद ऐसी सोचों में गर्क थी कि हम आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी दोनों बच्चियां, कि उसके सामने जाके उसको देखा तो वो दो दांत भी बड़े से नजर आए गए, खून भी नजर आ गया और वो सोचों में गुम भी नजर आ गई। तो हम इतनी डर गई कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पीछे की तरफ हटना शुरू हो गई कि कहीं हमें देख ना ले, कहीं हमें देख ना ले, और हम अपने कदम पीछे की तरफ लेके जा रही थी और वो अभी तक वैसी बैठी हुई थी। हम थोड़ा ही पीछे गई हैं और उसके बाद हमने दौड़ना शुरू कर दिया है। दौड़ती 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 घर पहुंची हैं। ऐसे घर पहुंचते ही हमारा सांस उखड़ा हुआ था, कांप रही थी। मां ने पूछा क्या हुआ, और हमें से बोला नहीं जा रहा था। वो और गुस्से हो गई, पूछ रही हूं क्या हुआ है तुमसे। हम और डर गई, और जब मां को एहसास हुआ कि शदीद डरी हुई हैं तो उसने थोड़ा सा प्यार किया और नॉर्मल किया और कहा पूछा क्या हुआ है। तो हमने बताया हमने ऐसे औरत को देखा है और ऐसे ऐसे उसका खून है। मां ने पूछा कहाँ है, हमने कहा वो सामने। तो उसी लम्हे हमारी मां बाहर निकली और सीधी उसी जगह पे पहुंची जहां पे वो औरत बैठी हुई थी, लेकिन अब वहां पे कोई भी नहीं था। वो जो भी थी वहां से जा चुकी थी। कितनी ही देर हुई थी, इतनी जल्दी वो चली भी गई थी। हमारी मां ने इधर उधर हर जगह पे देखा, लेकिन कहीं पे भी वो नहीं थी। लेकिन हम बच्चियां काफी टाइम तक इसी तरह डरी रहीं। फिर हम अपनी मां से कहती थी कि हमें कभी भी सुबह के टाइम इस तरह नहीं भेजना, अब हमें डर लगता है। गांव के अंदर उन औरतों की बातें हो रही थी कि ऐसी औरतें हैं जो दिन को तो इंसान हैं लेकिन रात को कोई बला बन जाती हैं, क्योंकि गांव के अंदर एक दो लोग भी गुम हो चुके थे। अब वाकयात और ना हो जाएं, वो तलाश में थे। गांव के लोग उस वक्त के बहादुर होते थे कि जो भी इस तरह की बला है उसको पकड़ा जाए, वरना काम और खराब हो जाएगा। वो जो दादी हैं वो कहती हैं कि मैं अक्सर, मेरी आदत थी कि मैं रात को जो दूध होता था उसको दही बनाने के लिए जमा देती थी, और सुबह जब उठते थे नाश्ते के लिए दही होता था और हम नाश्ता करते थे। जो पहाड़ों में रहने वाले लोग थे, भेड़ बकरियां पालते थे, तो वहां पे दूध और दही का इस्तेमाल ज्यादा होता था। दादी कहती हैं कि मैं भी बाहर जाती थी इधर उधर, तो वहां पे एक औरत थी जिससे मुझे अक्सर शक पड़ता था। ऐसे मुझे लगता था जैसे ये औरत एक नॉर्मल औरत नहीं है। कई दफा उससे आमना सामना हुआ था, वो मुझे घूरती हुई चली गई थी। दादी कहती है मेरी उससे कभी दुआ सलाम नहीं हुई थी, कभी मेरी उससे बात नहीं हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस पर शक पड़ता था। गांव के लोग कहते थे कि यहां पे इस तरह औरत आई हुई है जो रात को बला बन जाती है। लेकिन वो अभी तक सही बला इसलिए नहीं बन सकी कि दिन को वो नॉर्मल औरत होती है और रात को बला होती है। तो उसकी वजह यह है, अभी तक उसने 7-8 लोगों का दिल नहीं खाया। जब वो 7-8 इस गांव के लोगों का दिल खा लेगी तो फिर वो दिन को भी बला होगी, रात को भी बला होगी। अभी शायद 2-3 लोग गायब हुए थे, तो इसलिए बाकी सारे डरते थे कि बस 7-8 खाने की देर है, फिर वो जो बला है जिसको लोग देख चुके हैं, फिर वो दिन को भी बला होगी, दिन को भी लोगों को घेरने की कोशिश करेगी। बचना है उससे। वहीं पे एक पहाड़ों की उस तरफ एक खातून रहती थी, बहुत ही नेक खातून। लोग नमाज वगैरह पढ़ते थे, लेकिन कुरान मजीद भी थोड़ा बहुत जानते थे, ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन वो एक ऐसी नेक खातून मशहूर थी जो हमेशा कुरान मजीद ना सिर्फ तिलावत करती बल्कि बच्चों को भी कुरान मजीद पढ़ाती थी। उस पूरे गांव में कह लीजिए वही एक खातून थी जो बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती थी, और कोई भी नहीं था जो बच्चों को कुरान पढ़ा सके। गांव के कुछ बच्चे ही थे जो उसके घर में पढ़ने के लिए जाते और वहां से कुरान सीख कर आते। बहुत ही इबादत गुजार, बहुत ही नेक खातून थी। दादी कहती हैं पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता था कि उस औरत को मैं जब भी देखती थी तो मुझे अजीब सा एक खौफ सा उससे आता था। एक जिस्म में झुरझुरी सी आ जाती थी, एक जिस्म में खौफ की लहर सी आ जाती थी। लेकिन मैं इतनी भी डरपोक नहीं थी कि उसको देख के डर जाऊं, लेकिन फिर भी एक खौफ तो आता था। मैं कभी उससे बात नहीं कर सकी थी, उससे अक्सर मेरा आमना सामना हुआ था। वो दिन को ऐसे फिरती थी जैसे कोई दीवानी सी हो, जैसे कोई पागल सी हो। ऐसी औरत जैसी कम बोलती हो, लोगों को घूरती रहती हो, जैसे गांव के लोग उसको दीवानी या पागल समझते हों।
लेकिन दादी कहती हैं कि मैं उसको पागल नहीं समझती थी, मुझे पता नहीं क्यों उससे डर सा लगता था। ऐसे ही एक रात, एक दिन मैं जा रही थी, मैंने देखा उसी रास्ते से वो बिल्कुल मेरे सामने की तरफ आ रही है जिस रास्ते से मैं जा रही हूं। उसका मेरा आमना सामना हो गया। मैंने सोचा कि आज मैं इससे बात कर ही लेती हूं। कई दफ़ा मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं हुई, जिससे मुझे वहम सा लगता है, डर सा लगता है। इससे वजूद से एक खौफ की लहर सी दौड़ जाती है जब ये सामने होती है। कौन है ये, मैं आज इससे बात करूंगी। इससे पहले दादी कहती है मैं उसको रोकती या उसको कहती रुको, कौन हो तुम, मुझसे बात करो। वो खुद ही रुक गई, उसी रास्ते से आते आते सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो ठीक है तुम मुझसे बात करना चाहती हो, मैं रुक गई हूं, आओ मुझसे बात करो। तो दादी कहती है मैं चलती चलती उसके पास पहुंच गई। मैंने कहा अब मैं इससे क्या बात करूं। वो रुक तो पहले से गई है और मैं भी चलते चलते उसके सामने आके खड़ी हो गई हूं। इससे क्या पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आई हो, कौन हो। इससे पहले कि मैं मुंह खोलती और कोई सवाल करती वो खुद ही बोल पड़ी, रात को दही जमाती हो। आज वो पहली दफा बोल रही थी। सब तो उसको दीवाना समझते थे, लेकिन आज वो दीवानी बोल रही थी, जिसको किसी ने बोलते हुए नहीं देखा था। बुड़बुड़ाती रहती थी, अजीब सा कहती रहती थी। आज वो बोल रही थी मेरे सामने खड़े होकर, मुझे कह रही थी तुम रोज रात को दही जमाती हो। आई थी मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे दही को देखा था जो तुमने जमाने के लिए रखा हुआ था। उस पर मैं उंगली मारना चाहती थी, उस दही को चखना चाहती थी, लेकिन मैंने उस दही को नहीं चखा। मैंने तुम्हारी उस दही में उंगली भी नहीं डाली। हां, तुम्हारी उस दही को देख के चली गई थी। दादी एकदम से गुस्से में आ गई हैं। एक पागल सी, एक दीवानी सी, जिसको दुनिया समझती थी, कह रही थी कि तुम दही जमाती हो और मैं तुम्हारे घर में आई थी, तुम्हारी दही में उंगली भी नहीं मारी। दादी ने कहा खबरदार मेरी दही में कभी उंगली मारी तो मेरी कभी भी दही को हाथ भी मत लगाना, और खबरदार जो कभी दोबारा मेरे घर आई तो। क्यों आई थी मेरे घर। हंस पड़ी, मुस्कुरा पड़ी। उसका मुस्कुराना ऐसा खौफनाक सा था कि वो बज़ाहिर तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखों को झपके बगैर, दादी कहती है मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली है मैं तो उस औरत के घर पे भी गई थी। ये उसी औरत का नाम ले रही थी जो गांव के बच्चों को पढ़ाती थी, जो इंतहाई नेक औरत थी। अब दादी कहती है मेरी आंखों में आंखें डाले मुस्कुरा रही है और मुझे कहती है मैं तो उसके घर भी गई थी रात के टाइम। मैं उसके घर भी अंदर जाना चाहती थी, जैसे तुम्हारे घर आई थी, वैसे ही उस घर जाना चाहती थी। और मैं एक रात उस घर के अंदर गई। जब मैं उसके दरवाजे पे पहुंची तो एकदम एक काला स्या रीछ उसके दरवाजे के अंदर बैठा था। और जैसे ही मैं उस दरवाजे के करीब पहुंची कि अंदर दाखिल हो सकूं, मैंने देखा वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो काला रीछ रात के उस पहर मेरी तरफ देख के गुर्राने लगा। ऐसा लगता था मुझ पे हमला कर देगा। मैं फिर वापस आ गई, उस घर के अंदर नहीं गई। उस घर के अंदर मैं नहीं जा सकी, उस घर के अंदर रीछ रहता है। लेकिन तुम तो दही बनाती हो ना। हाँ, मैं आई थी, दही मैंने देखा था तुम्हारे घर में। दादी कहती हैं जब वो ये बातें कर रही थी तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि जैसे मुझे इसको छोड़ के चले जाना चाहिए, जिसको सारे पागल समझते हैं। और मेरे दिल में हमेशा से ख्याल आया है नहीं, एक अजीब सी औरत है, ये कैसी अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रही है, कौन है। तभी मुझे उसकी आंखों से एक वहशत सी होने लगी, उसके मुस्कुराने से एक वहशत सी होने लगी। और मैंने कहा हटो आगे से, लेकिन वो अपनी जगह पे खड़ी रही। दादी कहती है मैं खुद ही हटी और चलती हुई आगे की तरफ बढ़ गई। कई दिन तक वो औरत मेरे दिमाग पे सवार रही। उसकी वो अजीब सी आंखें,
वो जब मुस्कुराई थी तो उसका मुंह काफी बड़ा हो गया था। मुझे लगता था मेरा वहम है, मेरा दिल कहता था नहीं, उसी लम्हे तुम खौफजदा हो गई थी। उसका वाकई जो मुंह था थोड़ा सा बड़ा हो गया था, ऐसा बड़ा जिसमें उसके जो होंठ थे लंबे हो गए थे और नीचे चूंच सी बन गई थी। लेकिन दादी कहती है मुझे लगता था शायद मेरा वहम है, लेकिन दिल कहता था नहीं, तुम खौफजदा थी, वो तुम्हारा वहम नहीं था, ऐसा ही हुआ था। एंड पे जब वो मुस्कुरा रही थी, उसके दांत होंठ बंद थे और बड़े हो गए थे और नीचे चूंच सी बन गई थी जब वो मुस्कुरा रही थी। बंद होंठों के साथ मुस्कुरा रही थी ऐसे करके, और उसके नीचे चूंच बन गई थी। कहती मैं कई दिन इसी तरह डिस्टर्ब रही कि फिर एक खबर सुनने को मिली कि गांव का फिर एक शख्स गायब हो गया था, और यही शक किया जा रहा था कि जो बला इस गांव के अंदर रहती है वो बला उसको ले गई है। लेकिन वो तो दिल निकाल के खाती है, तो बाकी इंसान का कहां करती है? क्या वो उसको कहीं दफना देती है, कहीं छुपा देती है, कहां करती है? पहाड़ों के ऊपर लेके जाके कहीं ऐसी जगह पे खाई में फेंकती है जहां पे इंसान जा ही नहीं सकते? ये आज तक पता नहीं लग रहा था। और वहीं एक दिन गांव वाले, वहां पे एक अनार के बागात थे और यह सीजन था अनार के पकने का। अनार फुल पक चुके थे, लाल सुर्ख हो चुके थे। ऐसे अनार जो भी गुजरता था उन अनारों को देखता था, उसके मुंह में पानी भर आता था कि ऐसे खूबसूरत लाल अनार मैं तोड़ूं और मैं उनको खाऊं। ऐसी ही एक सुबह बाग के अंदर लोग पहुंच गए, क्योंकि अब अनार तोड़ने का टाइम था। अनार वो तोड़ रहे थे, वो कारोबार भी जो एक होता है वहां का, अनार को तोड़ते हैं बेचते हैं। कि उन्होंने देखा वो दीवानी सी औरत बाग के अंदर दाखिल हो रही है। वही दीवानी जिसको दादी ने देखा था, जिसने दादी को कहा था तुम रात को दही जमाती हो। वही दीवानी, वो पागल सी औरत जिसको सारे पागल और दीवानी के नाम से जानते थे, उसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं देते थे, आज बाग के अंदर दाखिल हो रही थी। वहीं पे बाग का एक बुजुर्ग जो बैठा काम करते हुए लोगों को देख रहा था, पता नहीं क्यों वो चौंक सा गया। सबने देखा वो दीवानी सी, वो पागल सी चलती हुई आई है, बाग के अंदर दाखिल होगी, एक ऐसे पौधे की तरफ जाने लगी है जहां पे सबसे ज्यादा खूबसूरत अनार लगे हुए थे। सब समझ गए दीवानी है, पागल है, क्या करेगी, एक दो अनार ही तोड़ेगी, कोई बात नहीं तोड़ने दो। सब अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन वो जो बूढ़ा चौंक सा गया था, वो आहिस्ता से उठा और उसी के पीछे जाना शुरू हो गया। ये कहां जा रही है? वो एक दरख्त के सामने जाकर खड़ी हो गई, ऐसा दरख्त जिसके ऊपर सबसे बड़े बड़े और खूबसूरत किस्म के अनार लगे हुए थे। उसने अपने इर्द गिर्द ऐसे देखा, लेफ्ट और राइट गर्दन घुमा के देखा, कोई भी नहीं था, क्योंकि वो बूढ़ा पीछे छुपा हुआ था। तभी एक नौजवान ने बूढ़े को पीछे से हाथ हिलाया, इशारा किया कि क्या छुप के देख रहे हो? तो उस बूढ़े ने उसको इशारा किया, चुप, बोलना नहीं, ऐसे इशारा किया। वो भी चुप हो गया कि ये क्या कह रहा है। इशारा किया उस औरत की तरफ, देखो। वो भी हैरान हुआ कि एक पागल दीवानी को बूढ़ा इस तरह चुप के क्यों देख रहा है। उन्होंने उस पागल की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि उस पागल ने लेफ्ट और राइट इस तरह देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। और साथ ही वो जो अनार का दरख्त था जिसपे वो बड़े बड़े अनार लगे हुए, तो काफी ऊंचे लगे हुए थे। उनको तोड़ने के लिए किसी डंडे का इस्तेमाल करना पड़ता था, सीढ़ी रख के, या कोई एक तरीका अपनाया जाता था। हाथ से नहीं तोड़े जा सकते थे, काफी ऊंचे थे वो वाले दरख्त पे। और उसने जब इधर इधर देखा कोई नहीं है, तो साथ ही उसने अपना हाथ ऊपर किया और उसका हाथ ऊपर की तरफ चला गया। वो हाथ इतना लंबा हो गया कि सीधा ऊपर उस अनार के दरख्त तक गया, और उसने मीठा एक जबरदस्त किस्म का अनार तोड़ा, और साथ ही उसका हाथ नीचे आ गया। ये मंजर वो बूढ़ा और वो नौजवान जिसको बाबा ने चुप रहने का इशारा किया था कि देखो सामने की तरफ, वो दोनों छुप के दरख्त के पीछे से देख रहे थे कि उसका हाथ ऊपर लंबा हुआ था और वापस तोड़ने के बाद नॉर्मल हो गया था। उसने अनार तोड़ा और चल पड़ी। बूढ़ा खामोश, जिसने इशारा किया था नौजवान को, खामोश खड़ा रहा। नौजवान से भी कहा चुप, खामोश। जब वो थोड़ी दूर चली गई तो उसने कहा बुलाओ गांव वालों को, जल्दी से बुलाओ, ये जो काम कर रहे हैं बुलाओ इनको। आहिस्ता आहिस्ता इशारों से साहब को बुलाया गया कि शोर पैदा ना किया जाए। वो सारे आगे क्या हुआ,
उन्होंने कहा मैंने देख लिया है, वो जो रात को बला बनती है और दिन को नॉर्मल औरत, उसका पता लग गया है। अब करना यह है कि एक नौजवान उसके बालों में हाथ डालेगा और बाकी उसके बाजुओं से, टांगों से उसको पकड़ लेंगे। वो नौजवान जिस वक्त है, यही मौका है। उसको पता लग गया कि हम उसके पीछे आ रहे हैं तो फिर वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, उसको पता नहीं लगना चाहिए। इस तरह चलते हैं कि उसको अंदाज़ा ही ना हो और जाके उसको काबू कर लेना है, क्योंकि वो जो उसकी ताकत है वो रात को होती है, दिन के टाइम नहीं होती। हम उसको काबू कर सकते हैं। वो इकट्ठे हुए, ऐसे बातें करते हुए, बूढ़े ने आगे आगे चला, बातें करते हुए कहा आओ चलो, इस अंदाज में बातें करते हुए चलें कि हम कहीं जा रहे हैं। अब वो ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गए कि हाँ ठीक है यार, उसको मिल के आते हैं, उसको बता के आते हैं, उससे बात करते हैं, ठीक है वो अभी अब चलते हैं, उसको बात कर लेते हैं। तो वो इस तरह चल रहे थे कि वो जब सारे आ रहे थे तो उसने भी पीछे मुड़ के देखा कि वो बातें करते हुए आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो वो समझ गई कि कहीं जा रहे होंगे। वो जैसे ही उसके करीब पहुंचे, बुजुर्ग ने जिस तरह उनको सिखाया था, उसी लम्हे वो सब उस पर झपट पड़े और फौरी तौर पे उसको बाजुओं से, टांगों से और बालों से पकड़ लिया गया। इस अंदाज में पकड़ लिया कि वो हिल ना सकी। सब ने मजबूती से जान लगा के उसको पकड़ लिया था। और जैसे ही उसको पकड़ा, जिस अंदाज में उसके बाल पकड़े गए, जिस अंदाज में उसके वजूद को पकड़ा गया, और फिर वो जो उनने पगड़ी टाइप सी होती है वो सारे उठा के उनको पाँव, हाथ को मजबूती से बांध दिया, हाथ को पीछे बांध दिया, पाँव उसके बांध दिए, उसको सब जकड़ दिया गया उसको इस तरह के वो हरकत ना कर सके। तब वो ऐसी चीखी, वो कहते हैं जैसे ही हमने उसको जाके पकड़ा बालों से, हाथों से, वो ऐसी चीखना चिल्लाना उसने शुरू किया कि कोई भी इंसान ऐसे नहीं चीखता। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, वो वाकई एक चुड़ैल की आवाज़ थी जो इतनी ज़ोर से चीख रही थी कि वो कहते हैं जो बांध रहे थे, जो उसको पकड़ रहे थे, हमारे दिल लरज रहे थे। वो इतना ज़ोर लगा रही थी और ऐसे चीख रही थी। उसके दांत उसी लम्हे हमने पहली दफ़ा देखे, उसके लंबे लंबे दांत थे, लेकिन हम उसको पकड़ चुके थे, उसके बालों में हाथ डाल चुके थे, उसको बांध चुके थे। उसी वक्त बुजुर्ग ने कहा इसको फौरी तौर पे मार दो, इसके टुकड़े कर दो, यही चुड़ैल है। और वो गुस्से में जब चीख चिल्ला रही थी तो वो जोर जोर से बोली मैं तुम एक एक को मार दूंगी, मैं तुम सबका दिल खा जाऊंगी। तुम मुझे मारोगे, तुम बदला लेने के लिए बहुत सी मेरी तरह की हैं जो तुमसे बदला लेंगी। तुम मुझे मत मारो वरना तुम सबके घर तबाह हो जाएंगे। वो धमकियां दे रही थी, वो बता रही थी जैसे खुद मान गई हो कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं एक वाकई चुड़ैल हूं, और अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मेरी जैसी और जितनी भी हैं वो तुमसे बदला लेंगी, एक एक के घर से जाके बदला लेंगी। लेकिन बुजुर्ग ने कहा इसको छोड़ना नहीं, इसको मार दो, ये झूठ बोल रही है, ये बहका रही है ताकि इसको छोड़ दिया जाए और ये भाग जाए। और वो कहते हैं गांव वालों ने उसको मार दिया था, उसके टुकड़े कर दिए थे और उसको फौरी तौर पे जमीन के अंदर दफना दिया था। और जब उसको पकड़ा था, और वो कहती हैं उनकी दादी तक भी ये खबर पहुंची थी कि औरत है, उसको पकड़ा हुआ है, तो कहती हूँ हम भी उसको देखने के लिए गए थे तो देखा था ये वही औरत थी जो मुझे मिली थी और जिसने मुझे कहा था कि मैं उसके घर भी गई थी तुम्हारे घर में दही जमाने के लिए, उंगली डालने दही में लगी थी, ये वही औरत थी। गांव वालों ने उस औरत को दफना दिया था मार के कि जो बला थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन फिर गांव वालों को एहसास हुआ वो एक नहीं थी, वो सही कह रही थी। उसका वजूद ख़त्म हो चुका था, लेकिन गांव के अंदर अभी ऐसी बहुत सारी चुड़ैलें, बलाएं मौजूद थी। मैं रिहान भाई आपसे यहीं पे कहानी के एंड में ही कहूँगा, आपने लिखा वॉइस मैसेज में कि अम्मी ने कहा भी और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो बाकी रह गई थी, वो तो मारी गई, जो बाकी चुड़ैलें रह गई थी उनके बारे में अपनी अम्मी से भी ज़रूर कहानी सुनिए और वो मुझे सेंड कीजिए, वो भी इंशाल्लाह मैं कहानी प्रोग्राम में शामिल करूँगा। ये जो चुड़ैलें होती थी आज भी आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे जाएं जहाँ पे आबादी कम है, जहाँ पे वीराना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे कंप्लेन आई है, ऐसी चुड़ैलें आज भी वहाँ पे बसेरा रखती है। ऐसे कई मुझे जगहों से बताया गया है जहाँ पे पठान लोग ज़्यादा रहते हैं, कहते हैं ऐसी कई पानी पीने के लिए आती हैं, ऐसी कई चुड़ैलें हैं जो रातों को नज़र आती हैं जिनके पास बहुत ताकत है। ऐसी कई औरतों को देखा है जिनके पाँव उल्टे हैं, ऐसी कई औरतों को देखा है जो जादू करती हैं। ऐसी बहुत सारी औरतों का वजूद आज भी है ऐसे पहाड़ों में।
पहाड़ी इलाकों में ये ज़्यादा पाई जाती है। उसके रीज़न ये है, उन पहाड़ों में छुपने की जगह बहुत हैं, उन पहाड़ों में आबादी आज भी कम है, उन पहाड़ों में रहने वाले लोगों के पास कैमरे, मोबाइल, ये चीज़ें बहुत कम हैं, वो हैं लेकिन बहुत कम हैं। और वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है, दरख्त ही दरख्त हैं, छुपने की जगह है, अंधेरा ही अंधेरा रहता है, साया ही साया रहता है। तो वहाँ पे आज भी इस तरह की बहुत सारी चुड़ैलें, बलाएं मौजूद हैं। मुझे एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बुलाया गया था कि आऊँ मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करूँ, लेकिन उन्होंने जो बताया था वो मेरे लिए प्रोसीजर बड़ा मुश्किल था। वहाँ तक पहुँचना जो था वो बहुत बड़ा अजाब था। पूरी टीम को लेके जाना, वहाँ पे रहना, स्टे करना, वहाँ पे कोई होटल तो था नहीं कि हम कहाँ पे स्टे करेंगे, रहेंगे कहाँ पे, ये भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे नहीं जा सके थे। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी वहाँ पर मैं जाऊँ और जाके इन्वेस्टिगेशन करूँ। आज भी ऐसी कई जगह हैं, मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाऊँगा। लेकिन कोई ऐसा शख्स मुझे मिले जो मुझे 1 हफ्ता 10 दिन की इस तरह की ऑफ़र करे कि मैं उसको पे करूँगा, मुझे रिहाइश दे दे, क्योंकि वहाँ पे होटल नहीं होते जहाँ पे ऐसी चुड़ैलें रहती हैं, मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, मुझे रिहाइश दे और फूड का बंदोबस्त करे, मैं उसको उसके लिए पे करूँगा, प्रॉपर फूड के लिए और रिहाइश के लिए। क्योंकि हो सकता है उस औरत को तलाश करने के लिए हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, महीना लग जाए। ज़रूरी नहीं है जाते ही, हो सकता है पहले दिन भी रिकॉर्ड हो जाए, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि रास्तों का उनको पता होता है। क्योंकि मुझे गाइड की भी ज़रूरत होगी, जो रास्ते मैं तो भूल जाऊंगा, वो मेरे साथ हों, मुझे रास्ता भी बताएं, वापस भी हम घर तक सुबह तक ताकि पहुंच सके, रात को इन्वेस्टिगेशन करें, सुबह पहुंच जाएं और किसी ऐसी औरत को रिकॉर्ड कर सकें। कोई अगर है तो मुझसे रब्ता करें मेरे व्हाट्सअप के नंबर पर, जो मैं अभी अनाउंस करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये है कि मैं ज़रूर आपके साथ वहाँ पर शो करूँगा, आपको इसका पे भी करूँगा और इन्वेस्टिगेशन करके बाकियों को शो भी दिखाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +9292, पाकिस्तान का कोड है 3136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +9292, पाकिस्तान का कोड है 313 66 555 500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे जमा 9231665550। आप इस पर मुझसे रब्ता करें और कहानी भी इसी नंबर पे कोई मुझे भेजना चाहता है, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे आप कहानी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, कहानी लिख के भी भेज सकते हैं। लिखने के 2 तरीके हैं, एक व्हाट्सएप पे आप लिख के भेज सकते हैं, दूसरा एक और तरीका जो किसी ने मुझे अभी भेजा है, कागज़ कलम उठाइए, उस पर सही सही पढ़ा जाए, इस तरह का लिखिए, किसी की लिखाई गंदी होगी मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। साफ साफ आपकी लिखाई हो तो कागज़ पे लिख लीजिए, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जितने भी हैं, लेकिन ऊपर पेज नंबर भी लिखना है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, सफ़ा 1, सफ़ा 2, सफ़ा 3। तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो के पढ़ा जा सके, जूम करके मैं पढ़ना चाहूँ तो पढ़ा जा सके। आप इस तरह भी तस्वीर खींच के मुझसे शेयर करा सकते हैं, तो आपकी कहानी को मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करूँगा। आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या लिख के भेजें, दोनों सूरतों में आपने आखिरी लफ्ज़ जो भेजना है, एंड पे स्टोरी लिखना है, STORY, स्टोरी लाजमी लिखना है, या उर्दू में कहानी भी लिख सकते हैं। अगर आप एंड पे आखिरी लफ्ज़ बिल्कुल लास्ट में स्टोरी या कहानी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। इसलिए एंड पे स्टोरी या कहानी ज़रूर लिखना है और इसी व्हाट्सअप नंबर जो मैंने बताया है, इस पर आपने मुझे सेंड कर देना है। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।